अरे पकड़ो उस लड़की को, जाने ना पाए। आज तो इसका हिसाब बराबर करके ही छोड़ेंगे। ये आवाज़ें एक शादी हॉल के दरवाजे से बुलंद हो रही थी, जहाँ चंद खवातीन गुस्से में लाल पीली हो रही थी, और उनके आगे 22 साला जोया, जो अपने सफेद पोश घराने की वाहिद उम्मीद थी, सरपट भाग रही थी। जोया अपने हाथों में एक बड़ा सा गुलदान संभाले हुई थी, जिस हंगामे की असल वजह था। अरे, मैंने जानबूझकर थोड़ी गिराया था, वो तो बस मेरे दुपट्टे का पल्लू अटका और वो पहाड़ जैसा केक जमीन बूस हो गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? जोया भागते हुए खुद कलामी कर रही थी कि अचानक एक सख्त चीज से टकराई, और उसके हाथ में मौजूद गुलदान सीधा सामने खड़े 28 साला फारिस के कीमती लिबास पर गिरकर टूट गया, जो शहर का मारूफ बिजनेसमैन और इंतहाई संजीदा तबीयत का मालिक था। फारिस ने अपने खराब लिबास को दिखा, फिर नहायत गसीले अंदाज में जोया को घूरा। क्या तुम्हें आंखों के साथ अकल का भी मसला है, या सड़क पर चलने के आदाब घर भूल कर आई हो? फारिस की गरजदार आवाज ने जोया को होश दिलाया, मगर डरने के बजाय उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और तंग कर बोली, देखिए साहब, अव्वल तो ये सड़क नहीं, शादी हॉल का बरामदा है, और दोइम ये कि आप इतने चौड़े होकर रास्ते में खड़े थे कि हवा गुजरने की जगह भी नहीं थी। तो मैं क्या चीज हूँ? वैसे भी गलती सरासर आपकी है कि आप ऐन वक्त सामने आए, जब मैं अपनी जान बचाकर भाग रही थी। फारिस, जो अपने खानदानी रोब और दबदबे की वजह से ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं था, तान पीसते हुए बोला, क्या तो क्या, तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में मेरा लिबास कुर्बान होना जरूरी था? तुम्हें अंदाजा भी है कि इसकी कीमत क्या है? जोया ने एक नजर उसकी शेरवानी पर डाली और बड़ी मासूमियत से बोली, ओह, तो आप कीमत का रो रहे हैं? वैसे सच पूछे तो ये मिट्टी वाला रंग आपके चेहरे की रंगत को दबा रहा है। कुदरत ने आपकी मदद ही की है। अब आप जाकर कोई खिलता हुआ रंग पहन ले, शुक्र अदा करने के बजाय उल्टा मुझे आंखें दिखा रहे हैं। फारिस अभी कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से उन खवातीन की आवाजें करीब आनी आती सुनाई दी। तो जोया ने जल्दी से इधर उधर देखा और फारिस से बोली, अच्छा साहब, आपको शुक्रिया, आपने मुझे छुपने का मौका दिया, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, अगली बार रास्ते के दरमियान दीवार बनकर मत खड़े होइएगा। ये कहकर जोया वहां से गायब हो गई, और फारिस मुट्ठी बींच कर वहीं खड़ा रह गया कि उस अजीब लड़की ने ना सिर्फ उसका लिबास खराब किया, बल्कि उसे मुफ्त का मशवरा भी दे गई। दूसरी तरफ जोया अपने छोटे से किराए के मकान में दाखिल हुई, जहां वो अपने रिटायर्ड वालिद और कजन तैमूर के साथ रहती थी। सामने ही तैमूर कुर्सी पर बैठा था, जिसने जोया की हालत देखते ही कहका लगाया और बोला, वाह भाई, आज तो लगता है हमारी जंगजू शहजादी किसी नेम हाथ से जिंदा सलामत वापस आ गई है। मगर ये हुलिया बता रहा है कि दुश्मन ने खासी मजामत की है। जोया ने जूता उतार कर उसकी तरफ उछाला और सोफे पर गिरते हुए बोली, तुम अपनी बकवास बंद रखो, आज तो बस किस्मत ने बचा लिया, वरना वो मोटी खाला तो मुझे कच्चा चबा जाती। ऊपर से एक आकुड़ी इंसान रास्ते में आ गया, सारा मूड खराब कर दिया। तैमूर ने हंसी रोकते हुए पूछा, अच्छा, तो आज किस बदनसीब का दिन खराब करके आई हो? जोया ने नाक चढ़ाई और बोली, बदनसीब वो नहीं, मैं थी जिसका वास्ता उस जल्लाद नुमा इंसान से पड़ गया। शक्ल से तो शहजादा लग रहा था, मगर बातें ऐसे कर रहा था जैसे पूरी दुनिया उसकी जेब में हो। मैंने भी कह खड़ी खड़ी सुना दी, अब सारी जिंदगी याद रखेगा कि किस जोया से पाला पड़ा है। इसी दौरान कमरे का दरवाजा खुला और जोया के वालिद अंदर दाखिल हुए, जिनके चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने जोया की तरफ देखा और बोले, बेटा, मुझे उम्मीद है कि आज तुमने कोई नया हंगामा नहीं किया होगा, क्योंकि कल सुबह तुम्हें एक बहुत बड़ी कंपनी में मुलाजमत के इंटरव्यू के लिए जाना है, और ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जोया फौरन सीधी होकर बैठ गई और बोली, बाबा, आप फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल संजीदा रहूंगी, और वैसे भी मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। वालिद ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं, बस तुम्हारी जुबान पर शक है। वहां जाकर कोशिश करना कि सिर्फ उतना ही बोलो जितना जरूरत हो। ज्यादा बोलने से इंसान की अहमियत कम हो जाती है। जोया ने फर्मा बरदारी से सर हिलाया, मगर तैमूर ने लुकमा दिया, चचा जान, आप भी क्या कह रहे हैं? सूरज मगरिब से निकल सकता है, मगर हमारी जोया खामोश नहीं रह सकती। ये तो सोते में भी बातें करती है। जोया ने घूर कर तैमूर को देखा और बोली, तुम देख लेना, कल मैं ऐसी खामोशी का मुजाहिरा करूंगी कि वहां लोग मेरी मिसालें देंगे। वालिद ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और बोले, बस अल्लाह खैर करे, अब जाओ और कल की तैयारी करो। जोया अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो दिल में सोचने लगी कि कल का दिन उसकी जिंदगी का अहम तरीन दिन होगा। मगर उसे क्या मालूम था कि कुदरत ने कल के लिए उसकी मुलाकात उसी इंसान से लिख रखी है जिसे आज वो सबक सिखा कर आई थी। उधर अपने आलीशान और वसी घर में फारिस
जिसे वालिदैन की वफात के बाद उसकी दादी ने अकेले पाला था। अभी तक गुस्से में था और मुलाजिम को कह रहा था कि सूट मेरी नजरों से दूर कर दो और कल दफ्तर के लिए मेरे ग्रे रंग की शर्ट निकाल दो, क्योंकि कल मुझे नए अमले का इंतखाब करना है और मेरा मूड सुबह सुबह खराब नहीं होना चाहिए। फारिस अपने वसीर इस कमरे में टहलते हुए मुसलसल बुड़बुड़ा रहा था। अगर वो लड़की दोबारा मुझे मिल गई तो मैं उसे बताऊंगा कि लिबास का इंतखाब कैसे करते हैं। इसी इस में कमरे का दरवाजा खुला और उसकी दादी हाथ में तस्वीर लिए मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई और बोली, बेटा तुम अभी तक उसी बात को लेकर बैठे हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और वैसे भी जो हुआ उसे भूल जाओ। फारिस ने रुक कर दादी की तरफ देखा और संजीदगी से बोला, दादी आप नहीं जानती कि उसने कितनी बदतमीजी की थी। अगर वो लड़का होता तो मैं सिर्फ वही दुरुस्त कर देता, मगर मसला यह है कि वो एक लड़की थी। दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, अच्छा बेटा, छोड़ो इन बातों को, मुझे तुम्हें एक अहम बात बतानी है। मैंने ना तुम्हारे दफ्तर के लिए एक नई मददगार का इंतजाम किया है जो कल सुबह तुमसे मिलने आएगी। वो मेरे पुराने दोस्त की बेटी है, इसलिए उसके साथ जरा नरमी से पेश आना। फारिस ने माथे पर बल डाले और बोला, दादी अब जानती है कि मुझे सिफारिश पसंद नहीं है। मुझे काम करने वाले लोग चाहिए होते हैं, बातें बनाने वाले नहीं। और अगर वो भी नखरे वाली निकली तो मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दादी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम फिक्र मत करो, वो लड़की तुम्हें जिंदगी जीना सिखा देगी, तुम्हें काम के अलावा भी कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। फारिस ने नफी में सर हिलाया और बोला, मुझे जिंदगी के मजे नहीं, सुकून चाहिए जो सिर्फ काम में मिलता है। खैर मैं कल देख लूंगा कि वो कितने पानी में है। अगली सुबह सूरज अपनी पूरी आबूताब के साथ चमक रहा था और जोया अपने वालिद की दुआएं लेकर एक बड़ी इमारत के सामने खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से बोली, जोया आज तुम्हें साबित करना है कि तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन और मुहस्सब लड़की हो। बस अपनी जुबान को काबू में रखना। ये कहकर वो इत्मीनान से चलती हुई अंदर दाखिल हुई। इस्तकबालिया पर मौजूद लड़की ने उसे रुकने का इशारा किया और बोली, बीबी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, साहिब अभी किसी अहम इजलास में मसरूफ है। जोया ने घड़ी की तरफ देखा और बेचैनी से बोली, देखो मैं यहाँ 5 मिनट पहले आई थी और मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी तुम्हारे साहब अंदर कोई एटम बम तो नहीं बना रहे होंगे जो इतना वक्त लग रहे हैं। इस्तकबालिया वाली लड़की ने उसे घूरा और बोली, ये दफ्तर के असूल है और आपको इनका एहतराम करना होगा। जोया ने मुंह बनाया और बोली, असूल इंसानों के लिए होते हैं और तुम लोग तो ऐसे पेश आ रहे हो जैसे मैं किसी बादशाह के दरबार में पेश होने वाली हूँ। अभी उनकी बहस जारी ही थी कि अचानक सामने वाले बड़े कमरे का दरवाजा खुला और एक बारूब आवाज गूंजी, यहाँ मछली मंडी किसने लगा रखी है? जोया की जुबान फौरन तालू से लग गई, क्योंकि ये आवाज उसके लिए अजनबी नहीं थी। वो आहिस्ते से मुड़ी। जैसे ही उसकी नजर अपने साथ खड़े शख्स पर पड़ी तो उसके पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। ये तो वही बदतमीज इंसान है जिसका लिबास कल मैंने खराब किया था। जोया के दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। उसे फौरन अपना दुपट्टा दुरुस्त किया ताकि शायद उसे ना पहचान सके, मगर फारिस की अकाबी नजरें उसे ताड़ चुकी थी। फारिस के चेहरे पर पहले हैरत आई और फिर एक ऐसी पुरस्कार मुस्कुराहट नमूदार हुई जिसे देखकर जोया को लगा कि अब उसकी खैर नहीं। फारिस ने इस्तकबालिया वाली लड़की को जाने का इशारा किया और जोया को मुखातिब करते बोला, तो आप हैं वो खुश नसीब जो आज मेरी टीम का हिस्सा बनने आई है, या फिर आपका इरादा मेरे दफ्तर की दीवार ही गिराने का है? जोया ने खसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये दुकान आपकी है, मेरा मतलब ये दफ्तर आपका है। फारिस ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया अंदाज में बोला, जी हाँ, ये नाचीज ही इस दफ्तर का मालिक है और मुझे खुशी हुई कि कुदरत ने आपको खुद चलकर मेरे पास भेज दिया है ताकि हम कल का अधूरा हिसाब बराबर कर सके। आइए तशरीफ रखिए। जोया ने इधर उधर देखा जैसे भागने का रास्ता ढूंढ रही हो, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो डरते डरते कदम उठाती फारिस के कमरे की तरफ बढ़ी और दिल ही दिल में दुआ मांगने लगी, या अल्लाह जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, या फिर कोई जलजला आ जाए जो इस अमारत को नहीं तो कम से कम उस इंसान की याददाश्त को तबाह कर दे ताकि उसे कल वाला वाकया याद ही न रहे। फारिस ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया और जोया ने एक मुजरिम की तरह सर झुकाकर कमरे में कदम रखा।
चाह खामोशी इतनी थी कि जोया को अपनी सांसें भी शोर करती हुई महसूस हो रही थी। फारिस अपनी बड़ी कुर्सी पर बुर्जमान हुआ और जोया को सामने बैठने का इशारा किया। जोया कुर्सी के किनारे पर यूं बैठी जैसे वो कांटों पर बैठी हो। फारिस ने फाइल खोली और बगैर उसकी तरफ देखे बोला, तो मोहतरमा जोया सदीकी, आपको लगता है कि आप इस नौकरी के काबिल हैं, जबकि आपका तारुफ सिर्फ चीजें तोड़ने और लोगों के कपड़े खराब करना है। जोया ने हिम्मत जमा की और दबी आवाज में बोली, देखिए सर, वो एक हादसा था और इंसान गलतियों का पुतला होता है। वैसे भी मैं कल अभी काम में बहुत माहिर हूँ, आप मेरा माजी देख सकते हैं। फारिस ने फाइल बंद की और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं माजी नहीं, हाल देखता हूँ, और मेरा हाल ये कह रहा है कि तुम्हें बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं तुम्हें नौकरी देने से इनकार कर सकता हूँ। लेकिन ऐन उसी वक्त फारिस की फोन की घंटी बजी और उसने स्क्रीन पर दादी का नाम देखकर फोन उठाया। दादी की आवाज आई, फारिस बेटा, जोया पहुंच गई है ना, देखो, उसे खाली हाथ मत लौटाना, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फारिस ने दांत पीसते हुए जोया को देखा, जब मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। फोन से बोला, जी दादी, वो यही है और मैं उसे नौकरी दे रहा हूँ। फारिस ने फोन रखा और जोया से मुखातिब होकर बोला, मुबारक हो, तुम्हें नौकरी मिल गई है, मगर मेरी एक शर्त है। जोया ने खुशी से उछलते हुए पूछा, क्या शर्त है? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। फारिस ने मेज पर हाथ रखा और संजीदगी से बोला, शर्त यह है कि तुम पूरे दिन में 10 जुमलों से ज्यादा नहीं बोलोगी। अगर 11वें जुमला तुम्हारी जुबान से निकला तो इस वक्त तुम्हें दफ्तर से निकाल दिया जाएगा। जोया हैरत से मुंह खोले उसे देखती रही कि ये कैसी शर्त है, वो तो 1 मिनट में 10 जुमले बोल लेती है, तो पूरा दिन कैसे गुजारेगी? मगर नौकरी की मजबूरी ने उसे सर हिलाने पर मजबूर कर दिया। वो सोचने लगी कि ये शख्स यकीनन उससे कोई पुराना बदला ले रहा है। जोया के लिए दफ्तर का वो कोना किसी कैद खाने से कम नहीं था, जहां वो अपने मुंह पर उंगली रखे बैठी थी और बार बार घड़ी की सुइयों को घूर रही थी, जो शायद उसकी दुश्मनी में आहिस्ता चल रही थी। उसने अपने कोटे के 3 जुमले तो सुबह सलाम करने और चाय मांगने में खर्च कर दिए थे, और अब बाकी 7 जुमलों को वो हीरे जवाहरात की तरह संभाल कर बैठी थी। मगर बोरियत का क्या इलाज करती? उसने मेज पर पड़े फजूल कागजात को उठाया और उनसे जहाज बनाने लगी, क्योंकि खामोश रहने की शर्त थी, हाथ पाँव बांधने की नहीं। पहला जहाज उसने हवा में छाला, जो सीधा जाकर सामने बैठे कामरान के मेज पर गिरा। कामरान ने चौंक कर देखा तो जोया ने से खामोश रहने का इशारा किया, और फिर दूसरा जहाज पूरी कुवत से फेंका, जो बदकिस्मती से हवा का दोष लेते हुए सीधा फारिस के कमरे के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और एन उसी वक्त उसके माथे से टकराया, जब वो किसी दस्तावेज का बगैर बगूर मुताला कर रहा था। फारिस ने गुस्से से माथा सहलाते हुए पास बाहर देखा तो जल्दी जल्दी से कागजात में मुंह छुपा कर बैठ गई, मगर कामरान की दबी दबी हंसी ने पोल खोल दिया। फारिस अपनी कुर्सी से उठकर बाहर आया और जोया की मेज के पास खड़ा होकर गर्जदार आवाज में बोला, यह हरकत किसकी? जोया ने मासूमियत से सर उठाया और अपने होंठों पर उंगली रखकर याद दिलाया कि वो बोल नहीं सकती। फिर उसने हाथों के इशारे से समझाने की कोशिश की कि जहाज खुद ब खुद उड़कर गिर गया, उसका कोई कसूर नहीं। फारिस ने गहरी सांस ली और बोला कि अगली बार कोई चीज उड़ती हुई मेरे कमरे में आई तो तुम उड़ती हुई दफ्तर से बाहर जाओगी। कामरा ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी और फारिस पैर पटकता हुआ वापस चला गया। शाम को जोया घर पहुंची तो उसका मुंह सूजा हुआ था। तैमूर ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ, क्या आज फिर किसी का लिबास खराब कराई हो? जोया ने बैग सोफे पर फेंका और चीख कर बोली, अरे लिबास तो दूर की बात है, वहां तो सांस लेना भी जुर्म है। उस जालिम इंसान ने मुझ पर बोलने की पाबंदी लगा दी है, मुझे लगता है मेरा गला घुट जाएगा। तैमूर ने हैरत से पूछा, क्या मतलब बोलने की पाबंदी? जोया ने सारी रवादार सुनाई तो तैमूर हंस हंस कर डोरा हो गया और बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, घर वालों के कानों को भी कुछ सुकून मिलेगा। जोया ने उसे तकिया दिमाना और बोली, कोई हल बताओ वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तैमूर ने संजीदा होने की अदाकारी करते हुए कहा, देखो, उसे बोलने से मना किया है, लिखने से तो नहीं। तुम ऐसा करो, छोटी छोटी पर्चियों पर अपनी बातें लिख लो और बवक्त जरूरत इस्तेमाल करो। जोया की आंखें चमक उठी और बोली, वाह तैमूर, मान गए दुनिया कल को, अब देखना मैं कैसे उसे चुप करवाती हूँ। जोया ने रात भर बैठकर ढेर सारी पर्चियां तैयार की, जिस पर तरह तरह के जुमले लिखे थे, और अगले दिन पूरी तैयारी के साथ दफ्तर पहुंची। इत्तेफाक से उसी वक्त फारिस के कमरे में कुछ अहम मेहमान बैठे थे और कारोबारी गुफ्तगू चल रही थी कि जोया हाथ में ट्रे और कुछ पर्चियां लिए अंदर दाखिल हुई। फारिस ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो जोया ने एक पर्ची उसके सामने कर दी, जिस पर लिखा था, दफ्तर में चाय
ختم हो गई है, क्या मैं लाल शरबत ले आऊं? फारिस के माथे पर पसीना आ गया और मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। फारिस ने उसी आंखों ही आंखों में जाने का इशारा किया, मगर जोया ने फौरन दूसरी पर्ची निकाली जिस पर लिखा था, आपके मेहमानों की शक्लों से लग रहा है कि इन्हें शदीद भूख लगी है, मैंने बाजार से समोसे मंगवा लिए हैं। ये पढ़ते ही एक मेहमान का कहकर निकल गया और बाकी भी मुस्कुराने लगे। फारिस ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और दांत पीसकर जोया को बाहर जाने का हुक्म दिया। जोया ने कंधे उचकाए और तीसरी पर्ची दिखाई जिस पर लिखा था, गुस्सा मत करें, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और विटामिन से बाहर निकल गई। पीछे फारिस अपनी सफाइयां पेश कर रहा था और जोया बाहर खड़ी अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी कि आखिरकार उसने खामोश रहकर अपना स्कोर बराबर कर लिया था। मेहमानों के रुखसत होते ही फारिस ने जोया को अपने कमरे में तलब किया। उसका चेहरा बता रहा था कि अगर दफ्तर में कत्ल की इजाजत होती तो आज जोया का आखिरी दिन होता। फारिस ने मेज पर मुक्का मारा और बोला, तुम आखिर चाहती क्या हो? मेरी साख मिट्टी में मिला दी उन लोगों के सामने, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, क्या जरूरत थी वो कागज के टुकड़े लेने आने की? जोया ने बड़ी मासूमियत से आंखें झुकाई और बोली, साहब आपने ये तो कहा था कि बोलना नहीं है, तो मैंने सोचा कि लिखकर बात कर लूं ताकि आपका हुक्म भी ना टूटे और मेहमानों की खिदमत भी हो जाए। वैसे भी नेकी करना तो सवाब का काम है। फारिस ने अपना सर पकड़ लिया और बेबसी से बोला, मुझे लगता है तुम्हें नौकरी पर रखकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, मगर अब जो नुकसान होना था वो हो चुका है। सुनो, कल तुम मेरे साथ एक खानदानी तकरीब में चलना है। जोया ने हैरत से पूछा, तकरीब में? मगर क्यों? वहां पर समोसे तकसीम करने हैं। फारिस ने उसे घूरा संजीदगी से बोला, मजाक बंद करो, वहां मेरी दादी ने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर रखी है जिससे मैं शादी नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें वहां मेरी मंगेतर बनकर जाना होगा ताकि इस मुसीबत से मेरी जान छूट जाए। जोया के मुंह से भीखतार चीख निकली, क्या मंगेतर? मैं? और आपकी? तौबा करे साहिब, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, और वैसे भी आप जैसे जल्लाद की मंगेतर बनने से बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी कवारी रह लूं। फारिस ने दांत पीसते हुए कहा, देखो ये सिर्फ एक नाटक होगा, हकीकत नहीं, और इस काम के बदले तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दुगनी मिलेगी। पैसों का नाम सुनते जोया के तेवर बदल गए। उसे सोचा कि दुगनी रकम से तो वो अपने लिए नया फोन और ढेर सारे कपड़े खरीद सकती है। उसे फौरन मुस्कुरा कर कहा, अगर बात दुगनी रकम की है तो मैं भी कुछ बनने को तैयार हूँ। वैसे भी अदाकारी तो मेरे खून में है, बस आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा किरदार निभाऊंगी कि आप बेहतरीन अदाकार का इनाम मुझे मिल जाएगा। फारिस ने उसे तनबिया करते हुए कहा, वहां जाकर ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, बस खामोश रहना और तमीज के दायरे में रहना। जोया ने दिल में सोचा कि तमीज, और वो भी मेरे इस पास, ये तो दीवाने का ख्वाब है। मगर उसे जोर जोर से सरे लार बोली, आप बेफिक्र रहे, मैं बिल्कुल मिट्टी की मूरत बनकर बैठूंगी। शाम को घर पहुंचकर जब जोया ने तैमूर को ये सारी कहानी सुनाई तो तैमूर ने ताली बजाए बोला, वाह जोया, ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी बन गई। अमीर हो हीरो, गरीब हीरोइन और क्यूटी मम्मी, देख लेना आखिर में तुम दोनों को सच में मोहब्बत हो जाएगी और फिर शादी के शादियाने बजेंगे। जोया ने उसे कुशन मारा और बोली, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो शख्स हिटलर की दूसरी निशानी है, मुझे तो बस पैसों पर गर्ज है। कल का दिन गुजर जाए फिर मैं उसे बताऊंगी कि जोया सदीकी चीज क्या है। तैमूर हंसता हुआ हंसता रहा और जोया कल के ड्रामे की तैयारी के लिए अपने कपड़े निकालने चली गई। ऐसा कि हालांकि उसे अंदाजा नहीं था कि कल वो अपनी खामोशी से नहीं बल्कि अपनी बातों से एक नया तूफान खड़ा करने वाली है। तकरीब में रोशनियों का सैलाब उमड़ आया था, मगर फारिस की निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी जहां से उसकी मसनूई मंगेतर को नमूदार होना था, और उसके दिल में होल उठ रहे थे कि कहीं जोया वहां भी कोई ऐसा कारनामा सर इंजाम ही ना दे दे जिससे उसके खानदान की नाक कट जाए। अभी वो ये सोच ही रहा था कि जोया एक नहायत नफीस और कीमती लिबास में मलबूस अंदर दाखिल हुई, जिसे देखकर एक लम्हे के लिए तो फारिस भी अपनी सांस रोक बैठा, मगर अगले ही लम्हे उसे याद आया कि ये तो वही लड़की है जिसकी जुबान केंची की तरह चलती है। जोया सीधी फारिस के पास पहुंची और मुस्कुराते बोली, अरे जनाब, मुंह बंद कर ले, मक्खियां ही ना चली जाए। वैसे आपके चेहरे पर हवाइयां क्यों उठ रही हैं? क्या आपको डर है कि मैं यहाँ आपके पोल खोल दूंगी? फारिस ने उसे बाजू से पकड़कर एक कोने में किया और उसे दांत पीसते हुए बोला, देखो यहाँ मेरे रिश्तेदार और कारोबारी हरीफ सब मौजूद है, अगर तुमने अपनी जुबान को लगाम ना दी तो मैं तुम्हारी तनख्वाह से आधा हिस्सा काट लूंगा। जोया ने इत्मीनान से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और बोली, जनाब
अब तो सौदा हो चुका है। वैसे भी मैंने खामोश रहने के पैसे नहीं लिए थे, बल्कि अदाकारी के लिए थे। और वो एक अच्छी मंगेतर वही होती है जो महफिल में अपने होने वाले शौहर की तारीफों की पुल बांध दे। फारिस ने घबरा कर कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी तारीफों की जरूरत नहीं है, बस मुस्कुराती रहना और हूँ हाँ करती रहना। अभी उनकी सरगोशियां जारी ही थी कि फारिस को एक दूर पार की खाला, जो कि अपनी हर बात में टांग अड़ाने के लिए मशहूर थी, वहां आन टपकी और जोया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, अरे फारिस बेटा, ये कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या ये वही लड़की है जिसका जिक्र तुम्हारी दादी कर रही थी? फारिस ने बामुश्किल मुस्कुराते हुए कहा, जी खाला, ये जोया है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। खाला ने जोया के करीब होकर पूछा, अच्छा, तो बेटी, तुम मेरे भांजे में क्या देखकर पसंद कर बैठी? ये तो हर वक्त मुंह बुसोरे रहता है, ना हंसता है ना बात करता है। जोया ने फौरन मौके गनीमत जाना फारिस की तरफ एक शरारती नजर डालकर बोली, अरे खाला, आप क्या कह रही है? ये तो इतनी खुश मिजाज है कि मैं बता ही नहीं सकती। दरअसल ये बाहर से सख्त नजर आते, मगर अंदर से बिल्कुल मॉम है। आपको पता है, जब हम पहली बार मिले थे तो एक बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए दरख्त पर चढ़े हुए थे। खाला ने हैरत से मुंह खोल लिया और फारिस को खांसने का दौरा पड़ गया। खाला ने यकीन न करने वाले अंदाज में पूछा, क्या सच में? फारिस और दरख्त पर? ये तो बचपन में अंधेरे से डरता था। जोया ने फौरन बात आगे बढ़ाई, अरे खाला, वो तो सबको दिखाने के लिए करते हैं ताकि नजर न लग जाए, वरना हकीकत तो ये है कि एक बार इन्होंने अकेले ही 3 डाकुओं को भगा दिया था। फारिस ने जोया के पांव पर जोर से अपना पांव रखा ताकि वो खामोश हो जाए, मगर जोया ने दर्द छुपाते मजीद जोर से कहा, और खाला, आपको पता है, इन्हें कुकिंग का भी बहुत शौक है। ये इतनी मजेदार बिरयानी बनाते हैं कि उंगलियां चाटते रह जाए। फारिस का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था, मगर वो खाला के सामने कुछ बोल नहीं सकता था। खाला ने मुतासिर होकर फारिस के कंधे पर हाथ रखा और बोली, वाह बेटा, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे खानदान में इतनी इतनी इतना गे भी बच्चा मौजूद है। इसी दौरान दादी की लाई हुई लड़की सारा भी वहां आ गई, जिसके चेहरे पर तकब्बुर वाज़ेह था। उसने जोया को हकारत से देखा और बोली, तो तुम हो वो जिसे फारिस ने पसंद किया है? वैसे तुम्हारी तालीम क्या है और तुम्हारा खानदानी पस मंजर क्या है? मुझे तो तुम किसी दरमियानी तबके की कोई लड़की लगती हो। जोया ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोली, बीबी, तालीम तो इंसान स्कूल कॉलेज से हासिल करता है, मगर तमीज इंसान को घर से मिलती है, और शुक्र है मेरे पास दोनों है। रही बात खानदानी पसे मंजर की, तो मैं इस खानदान से हूँ जहाँ लोगों को उनके कपड़ों से नहीं, बल्कि उनके इखलाक से परखा जाता है। सारा ये जवाब सुनकर तिल मिला उठी और बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं लंदन से पढ़कर आई हूँ। मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं जितनी तुम्हारी उम्र भी नहीं होगी। जोया ने हंसकर कहा, अच्छा, तो फिर इन डिग्रियों का अचार डालना जब बात करने का ढंग ही नहीं है। देखो बीबी, डिग्री कागज का टुकड़ा होती है जो सिर्फ नौकरी दिला सकती है, मगर दिल में जगह बनाने के लिए इखलाक चाहिए होता है, जो शायद लंदन की दुकानों पर नहीं मिलता। आसपास खड़े मेहमानों ने जोया की बात पर दबी दबी हंसी हंसना शुरू कर दी और सारा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गई। फारिस हैरत से जोया को देख रहा था, जो इतने एतमाद से सारा का मुकाबला कर रही थी। फारिस ने मुदाखलत करते हुए कहा, अच्छा बस करो, ये कोई बहस की जगह नहीं है। मगर सारा बाज आ गई, बोली, फारिस, तुम इस जाहिल लड़की की तरफदारी कर रहे हो जिसने अभी अभी मेरी तौहीन की है? फारिस ने संजीदगी से कहा, सारा, उससे तुम्हारी तौहीन नहीं की, बल्कि तुम्हें आईना दिखाया, और वैसे भी ये मेरी पसंद है, तो इसकी इज्जत मेरी इज्जत है। फारिस के मुंह से ये जुमला सुनकर जोया का दिल अजीब से अंदाज में धड़का। उसने पहली बार फारिस की आंखों में अपने लिए नरमी देखी, मगर फिर उसने फौरन अपने आप को संभाला और सोचा कि ये तो बस एक ड्रामा है। खाला ने माहौल को ठंडा करने के लिए कहा, अरे छोड़ो इन बातों को, चलो खाना लग गया है, और मैं फारिस के हाथ की बिरयानी का जायका तो नहीं चख सकती, मगर जोया की बातों का जायका जरूर चख लिया है कि लड़की बड़ी तेज है। फारिस ने सुख का सांस लिया कि जान छूटी, मगर उसे क्या पता था कि खाने की मेज पर जोया एक नया हंगामा खड़ा करने वाली है, क्योंकि उसे खाने में मिर्चें बहुत पसंद थी और वहां का खाना बिल्कुल फीका था। खाने की मेज पर पहुंचते जोया ने एक नवाला लिया और फौरन मुंह बनाकर फारिस से बोली, ये क्या है? क्या बावर्ची नमक मिर्च डालना भूल गया था कि आपके खानदान वाली बीमारी का खाना खाते हैं? फारिस ने उसे घूरा और आहिस्ता से बोला, चुप करके खा लो, तो यह गैर मुल्की खाना है, इसमें मसाले कम होते हैं। जोया ने सर हिलाया और अपनी जेब से हरी मिर्चों वाला अचार का
एक छोटा सा पैकेट निकाल लिया जो वो एहतियातन साथ लाई थी। फारिस की आंखें फटी की फटी रह गई जब जोया ने वो अचार अपनी प्लेट में डाला और मजे ले लेकर खाने लगी। साथ बैठे एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने हैरत से पूछा, बेटी ये क्या है? जोया ने बड़ी फराख दिली से पेशकश की, अंकल ये देसी इलाज है, बद जायका खाने का, आप भी लें, जिंदगी का मजा आ जाएगा। मेहमानों ने हिचकिचाते थोड़ा सा लिया और खाते उनके चेहरे पर रौनक आ गई और वो बोले, वाह बेटी क्या जायका है। फारिस ने अपना सर पकड़ लिया कि ये लड़की अब अचार भी तकसीम करेगी, मगर हैरत अंगेज तौर पर वहां मौजूद कई लोगों ने जोया से अचार मांगना शुरू कर दिया और वह संजीदा तकरीब अचानक एक पुरजोश महफिल में बदल गई, जहाँ सब जोया की बातों उसके लाए हुए अचार के गुन गा रहे थे। और फारिस सोच रहा था कि ये लड़की मुसीबत है या नेमत। तकरीब के इख्तिताम पर सब मेहमान रुखसत हो रहे थे तो दादी ने आगे बढ़कर सोए की पेशानी चूमी और मोहब्बत भरे लहजे में बोली, जीती रहो मेरी बच्ची, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, वरना ये तकरीब तो हमेशा की तरह बेजान सी होती, तुमने तो इसमें जैसे जान डाल दी। फारिस पास खड़ा अपनी गाड़ी की चाबियां घुमा रहा था और बेसब्री से बोला, दादी अगर आपकी मोहब्बत का इजहार खत्म हो गया हो तो क्या हम जा सकते हैं? रात बहुत हो गई है और कल दफ्तर भी जाना है मुझे। जोए ने दादी से मुस्कुराकर इजाजत दी और गाड़ी में बैठते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि फारिस ने गाड़ी सड़क पर डालते ही एक जोरदार ब्रेक लगाया और जोया की तरफ मुड़कर गुस्से से बोला, तुम दिमाग से पैदल हो या जानबूझकर मुझे पागल करना चाहती हो? वो 3 डाकुओं वाली कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है मेरे चाचा मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने कराटे कब सीख लिया, मैं उन्हें क्या जवाब देता? जोया ने बेपरवाही से खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अरे तो मैंने कौन सा बुरा किया, आपको हीरो हीरो बनाया, वरना वो सारा तो आपको किसी बोरिंग फिल्म का करेक्टर समझ रही थी। आपको तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने आपकी साख बहाल कर दी। फारिस ने दांत पीसते हुए कहा, और वो बिरयानी वाली बात, क्या मुझे बावर्ची समझ रखा है? कल को अगर किसी ने मुझसे फरमाइश कर दी तो मैं क्या देगे पकवाऊंगा? जाया ने कहका लगाया और बोली, अरे कह दीजिएगा नजर लग गई है या हाथ में मोच आ गई है, बहाने बनाने में तो आप मर्द वैसे भी माहिर होते हैं। फारिस अभी उसे कोई सख्त जवाब देने ही वाला था कि गाड़ी के इंजन से एक अजीब सी खड़खड़ाने की आवाज आई और गाड़ी हिचकोले खाकर सड़क के ऐन दरमियान बंद हो गई। फारिस ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा और झिंझलाकर बोला, लो अब ये भी होना बाकी था, ये सब तुम्हारी नहुसत का असर है। जोए ने फौरन सफाई पेश की, खबर था जो मुझे मनहूस कहा, ये आपकी खटारा कार का कसूर है जिसे शायद आप पेट्रोल के बजाय पानी पिलाते हैं। फारिस ने गाड़ी से उतरकर बोनेट खोला तो अंदर से धुआं निकल रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा जहाँ काली घटाएं छा चुकी थी और हवा में नमी भर गई थी। जोया भी गाड़ी से नीचे उतर आई और ठंडी हवा के झोंके से उसका दुपट्टा लहराने लगा। वो खुशी से चिल्लाई, वाह क्या मौसम है, लगता है कुदरत भी हमारी बोरिंग गुफ्तगू सुन सुनकर थक गई थी, इसीलिए माहौल रोमांचक कर दिया। फारिस ने उसे घूरा और बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? हम सुनसान सड़क पर खड़े हैं, गाड़ी खराब है और तुम्हें मौसम की पड़ी है, चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं मैकेनिक को फोन करता हूँ। मगर सितम की सितम ज़रीफ़ी तो देखे कि फारिस का फ़ोन बंद हो चुका था और ज़ोया का फ़ोन उसके बैग में था जो शायद घर रह गया था। अभी वो बहस कर ही रहे थे कि आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फारिस ने जल्दी से गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश की, मगर ज़ोया वहीं खड़ी रही और बारिश के कतरों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। फारिस ने चिल्ला कर कहा, अरे बैठो, बीमार हो जाओगी। मगर ज़ोया ने बारिश में घूमते हुए कहा, अरे साहिल, कभी तो जिंदगी का हिसाब किताब से बाहर देखें। बारिश सिर्फ पानी नहीं होती है, ये रहमत होती है जो दिल का मैल धो देती है। फारिस जो हमेशा नब्बे तुड़े कदम उठाता था और जिसकी जिंदगी घड़ी की सुइयों के गिर्द घूमती थी, उस समय जोया को यूं बेखुद होकर बारिश में भीगता देख वो मबहूत रह गया था। जोया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, बोली, आ जाए ना, यहाँ कोई नहीं दिख रहा। थोड़ी देर के लिए संजीदगी के हॉल से बाहर निकल आए। फारिस ने पहले इनकार में सर हिलाया, मगर जोया की आंखों में जो चमक और दावत थी उसे रद्द न कर सका। आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया और बारिश का पानी उसके कीमती लिबास को भिगोने लगा। जोया मुस्कुराते बोली, देखा कुछ नहीं हुआ ना, आसमान गिरा न जमीन फटी, बस थोड़ा सा सुकून मिला। फारिस ने गहरी सांस ली और पहली बार उसके चेहरे पर तनाव खत्म हुआ। वो धीमी आवाज में बोला, तुम वाकई अजीब हो जोया, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम किसी और ही सियारे से आई हो। जोया ने हंसकर कहा, जी नहीं, मैं इस दुनिया की हूँ, बस आप लोग जिंदगी को बहुत संजीदा लेते हैं जबकि जिंदगी इतनी संजीदा है नहीं।
उसने में एक गाड़ी उनके करीब आकर रुकी जिसमें कोई भला मान सवार था। उसने उन्हें लिफ्ट की पेशकश की और वो दोनों भीगे हुए लिबास के साथ पिछली नशिस्त पर बैठ गए। रास्ते पर खामोशी रही, मगर ये खामोशी पहले वाली चुभने वाली खामोशी नहीं थी, बल्कि उसमें एक समझौता था, एक अनकही कहानी थी जो दोनों के दिलों में शुरू हो चुकी थी। जोया ने कनखियों से फारिस को देखा जो बाहर दिख रहा था, मगर उनके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जोया को अपने घर के दरवाजे पर उतार कर जब फारिस जाने लगा तो उसने शीशा नीचे किया और जोया से बोला, कल दफ्तर वक्त पर आ जाना, और हाँ शुक्रिया। जोया हैरान रह गई कि फारिस और शुक्रिया। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया और घर के अंदर दाखिल हुई जहां तैमूर जाग रहा था। उसने जोया को भगाया मगर भीगा हुआ देखकर सीटी बजाए बोला, ओहो, लगता है फिल्म का रोमांवी सीन शूट होकर आया है। जोया ने उसे धक्का दिया और बोली, चुप करो, ऐसा कुछ नहीं है, बस गाड़ी खराब हो गई थी। मगर उस रात जोया को नींद नहीं आई और उसे बार बार बारिश में खड़ा फारिस याद आ रहा था। अगली सुबह जब जोया दफ्तर पहुंची तो उसे डर था कि फारिस कल की बदतमीजियों और बड़यानी वाली बात पर उसे कच्चा चबा जाएगा। उसे डरते डरते फारिस के कमरे का दरवाजा खुला तो फारिस अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था और उसके सामने मेज पर चाय के 2 कप रखे थे। जोया को देखकर वो बोला, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जोया ने धीरे धीरे इधर उधर देखा कि शायद ये ख्वाब तो नहीं। फारिस ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया, बोला, ये तुम्हारे लिए है और आज से तुम पर बोलने की पाबंदी खत्म। जोया की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो चहकर बोली, सच साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे? फौरन फारिस ने नफी में सर हिलाया और बोला, नहीं, सच में, क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि इस दफ्तर में थोड़ी शोर की जरूरत है, वरना ये जगह वाकई कब्रिस्तान लगती है। कामरान जो बाहर खड़ा ये मंजर देख रहा था, उसके हाथ से फाइल गिर गई कि ये मुआवजा कैसे हो गया। वो बॉस जो मक्खी बैठने से भी नाराज हो जाते थे, आज जोया के साथ चाय पी रहे थे। जोया ने चाय का घूंट भरा और शरारत से बोली, तो क्या अब मैं जहाज में भी उड़ा सकती हूँ क्या? फारिस ने आंखें दिखाई और बोला, नहीं, इतना फ्री होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है, हरकतों की नहीं है। जोया ने मुंह बनाया और सोचा कि चलो कुछ तो बेहतरी आई। फिर उसने दिल में इरादा किया कि इस हिटलर को मुकम्मल तौर पर बदल कर ही दम लेगी। मगर उसे नहीं पता था कि फारिस के दिल में भी कुछ जज्बात करवट ले रहे हैं, जो शायद दोस्ती थे कुछ ज्यादा थे। दफ्तर का माहौल अब बदल चुका था। जहाँ पहले सुई गिरने की आवाज भी गूंजती थी, अब वहां जोया के कहके और बातों की बाजकश सुनाई देती थी। फारिस ने अगरचा बोलने की इजाजत दे दी थी, मगर जोया की शरारती तबीयत को चैन कहा था। उसे सोचा कि फारिस की बहादुरी का जो किस्सा उसने खानदान वाले को सुनाया था, अब उसका अमली इम्तिहान लेने का वक्त भी आ गया है। दोपहर को खाने के वक्फे में जब फारिस अपने कमरे में से बाहर गया तो जोया ने मौका गनीमत जाना और अपने बैग से एक रबड़ का खौफनाक काला नाग निकाला, जो खास तौर पर वो अपने कजन तैमूर को डराने के लिए खरीदा करती थी। और उसे बड़ी महारत से फारिस की मेज पर बड़ी अहम दस्तावेजात के नीचे यूं दबाया कि उसका फन बाहर निकला हुआ था। जोया इत्मीनान से अपनी नशिस्त पर आकर बैठी और यूं जाहिर किया जैसे वो दुनिया की मसरूफ तरीन मुलाजमा हो। कुछ ही देर बाद फारिस वापस आया और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उसने जोया को आवाज दी कि वो पिछले महीने का हिसाब किताब लेकर आए। और जोया फाइल उठाकर अंदर गई और दिल ही दिल में हंसी दबाकर खड़ी हो गई। फारिस ने मेज पर पड़ी फाइलों को हटाया तो अचानक उसकी नजर उस काले स्याह सांप पर पड़ी जो उसे घूर रहा था। फारिस के हलक से एक ऐसी चीख निकली जो शायद उस अमानत की बुनियादें हिलाने के लिए काफी थी। वो कुर्सी समेत पीछे गिरते गिरते बचा और उछलकर मेज के ऊपर चढ़ गया। जोया ने अपने पेट पर हाथ रखा और जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। फारिस का चेहरा खौफ से सफेद और फिर शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये बला क्या है, यहाँ कहाँ कहाँ से आई? जोया ने हंसते हुए वो खिलौना सांप उठाया और इसे हवा में लहराते हुए बोली, अरे जनाब, ये तो प्लास्टिक का बेजान खिलौना है। आप तो वो हीरो है ना जिन्होंने अकेले 3 डॉक्टरों को मुकाबला किया था, आज एक रबड़ के टुकड़े से डरकर मेज पर चढ़ गए। फारिस ने गुस्से से अपना कोट दुरुस्त किया और मेज से नीचे उतरते दहाड़ा, ये बदतमीजी है जोया, तुम्हें अंदाजा है कि मेरा दिल बंद हो सकता था। जोया ने संजीदा होने की अदाकारी की और बोली, साहिब, दिल कमजोरों का बंद होता है और मैं तो बस आपकी बहादुरी चेक कर रही थी, ताकि अगर कल को सचमुच का सांप आ जाए तो मुझे पता हो कि आप मुझे बचाएंगे, ये खुद मेज पर चढ़ जाएंगे। फारिस ने उसे घूरा, मगर उसकी आंखों में छुपी हंसी जोया से छुप न सकी। वो मसनूई गुस्से से बोला, मुझे सांपों से डर नहीं लगता, बस मैं चौंक गया था।
अचानक सामने आने पर तो शेर भी घबरा जाता है ना। जोया ने फौरन लुकवा दिया, जी जी बिल्कुल। और कल जो आप मकड़ी देखकर कमरे से बाहर भागे थे, वो भी शायद चौंकना ही था। फारिस लाजवाब हो गया और अपनी हंसी छुपाने के लिए मुंह फेर लिया। इसी दौरान कामरान जो बाहर ये तमाशा देख रहा था, अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, साहिब अगर आपकी इजाजत तो मैं ये सांप जोया से ले लूं, वरना आज पूरा दफ्तर डर के मारे काम नहीं कर सकेगा। फारिस ने हाथ हिलाकर बोला, ले जाओ। और जोया तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी तुम एक लड़की हो। जोया ने मुस्कुरा कर कहा, साहिब अगर मैं सुधर गई तो आप बोर हो जाएंगे। सुधरे हुए लोग तो किताबों में अच्छे लगते हैं, जिंदगी में थोड़ा हंगामा होना चाहिए। फारिस ने उसे एक गहरी नजर से देखा और धीमी आवाज में बोला, शायद तुम ठीक कहती हो जोया, तुम्हारे आने से पहले ये दफ्तर वाकई एक मशीन की तरह चल रहा था, मगर अब यहाँ जिंदगी महसूस होती है। जोया ये सुनकर थोड़ा शर्मा गई और मौजू बदलने के लिए बोली, अच्छा छोड़े ये जज्बाती बातें, ये बताएं कि आज खाने में क्या मंगवाया है? मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। फारिस ने मुस्कुरा कर कहा, आज तुम्हारी पसंद के मसालेदार चावल मंगवाए हैं, ताकि तुम्हें अचार न मिलाना पड़े। अभी वो खाने की मनसूबाबंदी कर ही रहे थे कि इस्तकबालिया पर फोन आया कि जोया के वालिद उससे मिलने आए हैं। जोया के चेहरे का रंग फक हो गया, क्योंकि उसने घर में नहीं बताया था कि वो फारिस के साथ इतना घुल मिल गई है, और ना ही मंगनी वाले ड्रामे की भनक उन्हें पड़ने दी थी। वो घबराई हुई फारिस से बोली, साहिब मेरे बाबा आए हैं, खुद आया, उनके सामने मेरे बॉस रहिएगा। वो 3 डाकुओं वाला हीरो मत बनिएगा, वरना मेरी खैर नहीं है। फारिस ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगा। मगर जैसे ही जोया के वालिद कमरे में दाखिल हुए, उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो सिर्फ मिलने नहीं आए, बल्कि कुछ और मामला है। उन्होंने फारिस को सलाम किया और जोया की तरफ देखकर सख्त लगे हुए बोला, जोया अपना सामान उठाओ, हम अभी घर जा रहे हैं। फारिस ने हैरत से पूछा, लेकिन अंकल क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अभी तो दफ्तर का वक्त है। लेकिन जोया के वालिद ने फारिस की तरफ देखा और बोले, बेटे मुझे पता चला है कि तुम लोग मेरी बेटी को किसी ड्रामे का हिस्सा बना रहे हो। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, पैसे नहीं। मेरी बेटी कोई कठपुतली नहीं है जिसे तुम लोग अपनी जरूरत के मुताबिक नचाते रहो। जोया समझ गई कि सारा या किसी और ने जरूर घर जाकर मखबली की है। उसे बाप के हाथ पकड़ लिया और बोली, वाह वाह आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर वालिद ने उसकी एक ना सुनी और इसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। फारिस आगे बढ़कर रोकना चाहा, अंकल प्लीज मेरी बात सुने, ये सिर्फ एक गलत फहमी है। मगर जोया के वालिद ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बोले, बस बहुत हो गया, मुझे मजीद कोई सफाई नहीं चाहिए। खबरदार जो आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए। जोया रोती रही, अपने बाप के साथ खींचती चली गई और फारिस अपने कमरे के दरमियान खड़ा खाली दरवाजे को देखता रह गया, जहां अभी कुछ देर पहले कह के गूंज रहे थे। वहां अब फिर से वही पुरानी काट खाने वाली खामोशी छा गई थी। फारिस को अचानक महसूस हुआ कि जैसे उसके सीने में कुछ टूट गया है। वो कुर्सी पर गिर गया। उसकी नजर उस खिलौना सांप पर पड़ी जो मेज के कोने पर पड़ा था। उसे एहसास हुआ कि वो जोया की बातों, उसकी शरारतों और उसकी मौजूदगी का आदी हो चुका था, और अब उसके बगैर ये दफ्तर उसे काट खाने को ढूंढने लगा था। ये महज आदत नहीं थी, बल्कि शायद मोहब्बत की पहली दस्तक थी, जिसे वो पहचानने में देर कर चुका था। और वो ये सोच कर उसे वहशत हो रही थी कि कल सुबह जब वो दफ्तर आएगा तो कोई उसे तंग करने वाला नहीं होगा, कोई उसे उल्टे सीधे मशवरे देने वाला नहीं होगा। और ये ख्याल उसके लिए किसी भी कारोबारी नुकसान से ज्यादा तकलीफदार था। अगले 2 दिन फारिस के लिए किसी सदी से कम नहीं गुजरे। दफ्तर का वो कमरा जो उसे पहले अपनी सल्तनत लगता था, अब उसे किसी वीरान खंडर का मंजर पेश कर रहा था। वह खामोशी चीख चीख कर जोया की गैर मौजूदगी का ऐलान कर रही थी। कामरान मेज कामरान फाइल लेकर अंदर आया और दबे पाँव मेज पर रखकर जाने लगा। फारिस ने झिंझलाकर कलम मेज पर पटका और गुस्से से बोला, ये क्या तरीका है? तुम लोग सांप सूंघते हो, क्यों फिर रहे हो? कोई बात क्यों नहीं कर रहा? कोई हंसता क्यों नहीं? कामरान ने डरते हुए कहा, साहिब आप ही को तो दफ्तर में मुकम्मल खामोशी पसंद थी, अब हम सांस भी गिन गिन कर लेते हैं। फारिस ने सर पकड़ लिया और बेबसी से बोला, मुझे खामोशी पसंद थी, मौत का सुनाटा नहीं। जाओ यहाँ से और किसी ऐसे शख्स को भेजो जो जिंदा होने का सबूत दे सके। कामरान सर हिलाता हुआ भाग गया और फारिस अपनी कुर्सी घुमाकर पीछे देखा जहां जोया बैठी थी, और वो खुद से बुड़बुड़ाया, इस लड़की ने मुझे इन फजूल बातों का ऐसा आदी बना दिया कि मुझे अपनी ही आवाज अजनबी लग रही है। आखिरकार उससे रहा न गया और वो शाम को जोया के मोहल्ले में जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात गली के नुक्कड़ पर खड़े थे मुंह से हो गई।
जो कि 5 बातें उसे देखकर यूं मुस्कुराया जैसे उसे पहले से ही उम्मीद थी। तैमूर ने करीब आकर फारिस के कंधे पर हाथ रखा और दोस्ताना अंदाज में बोला, अरे हमारे दुखी हीरो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या पुलिस को बुलवा लूं या आप खुद शराफत से वापस आएंगे? क्योंकि मेरे चाचा इस वक्त बंदूक साफ कर रहे हैं। फारिस ने तैमूर का हाथ हटाकर संजीदगी से बोला, देखो मजाक का वक्त नहीं है, मुझे जोया से बात करनी है, या कम अज कम ये बता दो कि वो कैसी है। तैमूर ने लंबी आह भरी और बोला, वो बिल्कुल वैसी है जैसे पिंजरे में बंद तोता होता है, ना बोल रही है ना खा रही है, बस छत को घूर रही है। और सबसे बुरी खबर यह है कि चाचा ने गुस्से में आकर उसकी मंगनी भी तय कर दी है। फारिस के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। उसने उसका गिरेबान पकड़ने किसे अंदाज में हाथ बढ़ाया, फिर रुक कर चिखा, क्या मंगनी? वो भी इतनी जल्दी? और किसके साथ? तैमूर ने इत्मीनान से जवाब दिया, वो हमारे एक दूर के रिश्तेदार है, अनवर भाई, जो पेशे के एतबार से मुंशी है और तबीयत के एतबार से इतने बोरिंग कि अगर वो किसी महफिल में बैठ जाए तो लोग नींद की गोलियां खाए बगैर सो जाते हैं। चाचा का ख्याल है कि जोया की शरारतों का इलाज अनवर भाई की संजीदगी ही कर सकती है। फारिस ने गुस्से में हवा में मुक्का लहराया और बोला, ये नहीं हो सकता। वो जोया को उस बोरिंग इंसान के हवाले करके उसकी जिंदगी तबाह मैं होने नहीं दूंगा। वो लड़की रंगे हाथों, रंगों और खुशियों के लिए बनी है, हिसाब किताब के रजिस्टरों के लिए नहीं। तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आप यहाँ खड़े होकर तकरीरें क्यों कर रहे हैं? कुछ अमली कदम उठाए। शाम को मंगनी की तकरीब है, अगर आपने कुछ ना किया तो जोया सारी जिंदगी अनवर भाई के साथ बैठकर मक्खियां मारेगी। फारिस ने फैसला कुन अंदाज में कहा, मैं कल आऊंगा और अकेला नहीं आऊंगा, अपनी दादी को लेकर आऊंगा और इस मंगनी को होने से रोक दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए पूरे मोहल्ले से लड़ना पड़े। तैमूर ने सीटी बजाकर बोला, ये हुई ना बात, मगर याद रखिएगा चचा बहुत सख्त है, उन्हें मनाने के लिए आपको फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि सच्चे जज्बात की जरूरत होगी। फारिस ने इस बात में सर हिलाया और गाड़ी में बैठते बोला, जज्बात तो इतने हैं कि मैं खुद हैरान हूँ। बस दुआ करना कि कल मेरी हिम्मत जवाब ना दे। और वहां से निकलकर वो सीधा दादी के पास पहुंचा, जो उसे देखकर समझ गई कि उनका पौधा मुकम्मल तौर पर हाथ से निकल चुका है और मोहब्बत के इस रास्ते पर चल पड़ा है जहाँ वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। जोया के घर का जहन मेहमानों से भरा हुआ था, मगर वहां अब खामोशी छाई हुई थी, जैसे किसी खुशी की तकरीर की बजाय तजियत का समा हो। और इस खामोशी की सबसे बड़ी वजह मुसन्निफ पर बैठा वो शख्स था जिसे अनवर कहा जाता था और जो पिछले आधे घंटे से अपने सामने रखी मिठाई की प्लेट को नजरअंदाज करके मेहमानों को ये समझा रहा था कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का आलमी मैशियत पर क्या असर पड़ता है। जोया उसके पहनों में लकड़ी की गुड़िया की तरह बैठी थी और उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जहां उसे किसी मुआवजे का इंतजार था। तैमूर एक कोने में खड़ा जमाइयां ले रहा था और सोच रहा था कि अगर थोड़ी देर और तकरीर जारी रही तो वो खुदकुशी कर लेगा कि अचानक गेट पर एक जोरदार शोर हुआ और सबकी गर्दनें उस तरफ मुड़ गई जहां फारिस हाँफता हुआ खड़ा था और उसके पीछे उसकी दादी अपनी लाठी टिकाते नहायत शान से अंदर दाखिल हो रही थी। जोया के वालिद गुस्से से अपनी जगह से उठे और गर्ज कर बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा था ना, मेरी बेटी के पास भी मत भटकना। फारिस ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े और बोला, अंकल मैं आपकी इज्जत पामाल करने नहीं आया, बल्कि इसे बचाने आया। क्या बाकी अपनी जिंदा दिल बेटी को इस चलते फिरते कैलकुलेटर के हवाले करना चाहते हैं, जो इसे भी जिंदगी में जमा तफरीक करना सिखा देगा? अनवर ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और बुरा मानते हुए बोला, नौजवान तमीज से बात करो, मैं कैलकुलेटर नहीं हूँ, एक मुंशी हूँ और हिसाब किताब रखना एक फन है। फारिस ने उसे नजरअंदाज करते जोया की वालिद की आंखों में देखा और जज्बाती होकर बोला, अंकल मैं मानता हूँ कि हमने झूठ बोला था, मगर सच ये है कि इस झूठ के दौरान मुझे एक बहुत बड़ा सच समझ आ गया कि मेरा दफ्तर और मेरी जिंदगी इस लड़की की फजूल बातों और कहकों के बगैर बिल्कुल अधूरी है। ये लड़की मुझे रोजाना पागल करती है, कभी मेरे कमरे में जहाज उड़ाती है, कभी सांप छोड़ती है, मगर जब ये नहीं होती तो मुझे लगता है कि मैं फिर से पत्थर हो गया हूँ। जोया की आंखों में आंसू आ गए। उसने बे इख्तियार होकर कहा, बाबा ये सच कह रहे हैं, ये बहुत अकेले हैं, इन्हें मेरी जरूरत है। जोया के वालिद ने जोया को घूरा तो चुप हो गई, मगर दादी ने आगे बढ़कर जोया के वालिद के कंधे पर हाथ रखा और शफकत से बोली, देखो बेटा, मैं यहाँ अपने पोते की हमायत करने नहीं आई हूँ, बल्कि एक बाप को समझाने आई हूँ कि औलाद की खुशी पैसों
और रुत पे भी नहीं होती, मगर दिल के सुकून में होती है। मेरा पोता शायद गुस्से का तेज है, मगर उसका दिल साफ है। और तुम्हारी बेटी के लिए उससे बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता, जो उसकी खामियों को भी खूबी समझ कर अपना ले। जोया के वालिद कुछ नरम पड़े, मगर अनवर बीच में बोल पड़ा, देखिए, ये असूलों के खिलाफ है। बात बात मेरी हो चुकी है और ये जुबान दी जा चुकी है। फारिस ने जेब से चेकबुक निकाली और बोला, अनवर साहब, आपको हिसाब किताब का शौक है ना, तो ये बताएं कि आपका मुंह बंद रखने और यहाँ से शराफत से जाने की क्या कीमत लेंगे। अवन अनवर ने चेकबुक देखी तो उसकी आंखें चमक उठी और वो हकलाते हुए बोला, देखिए, जज्बात अपनी जगह मगर कारोबार अपनी जगह। अगर तुम मुझे दुगना मुनाफा दो तो मैं फूलों पर नजरसानी कर सकता हूँ। जोया के वालिद ने अनवर का ये लालच देखा तो उन्हें शदीद धचका लगा। उन्होंने नफरत से अनवर को देखा और बोले, उठो और दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे घर से। मुझे अपनी बेटी के लिए सौदागर नहीं, इंसान चाहिए था। अनवर अपना सा मुंह लेकर वहां से खिसक गया और जोया के वालिद ने एक गहरी नजर फारिस पर डाली, जो अभी भी उम्मीद और खुशी की मिली जुली कैफियत में खड़ा था। उन्होंने दादी की तरफ देखा और जोया की तरफ, जो रोते हुए मुस्कुरा रही थी। आखिरकार उन्होंने फारिस के कंधे पर हाथ रखा और संजीदगी से बोले, देखो लड़के, मेरी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं है, ये तूफान है। अगर तुम इस तूफान को संभाल सकते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, मगर याद रखना, अगर इसकी आंखों में एक आंसू भी आया तो मैं तुम्हारा वो हशर कर दूंगा कि तुम अपने 3 डाकुओं वाली कहानी भूल जाओगे। फारिस ने खुशी से उनके हाथ थाम लिया और बोला, अंकल, आप बेफिक्र रहे, ये तूफान अब सिर्फ मेरे घर आएगा और मैं वादा करता हूँ कि इसकी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। तैमूर ने जोर से नारा लगाया और मोहल्ले वाले जो अब तक तमाशा देख रहे थे खुशी से तालियां बजाने लगे। जोया ने शरारत से फारिस को देखा और बोली, तो क्या अब मुझे बोलने के साथ साथ आपके घर में हुकूमत करने की भी इजाजत होगी? फारिस ने मुस्कुरा कर कान पकड़ लिया और बोला, हुकूमत तो तुम्हारी उसी दिन कायम हो गई थी जब तुमने मेरे सर पर जहाज मारा था। दादी ने दोनों के सरों पर हाथ फेरा और दुआएं दी कि अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। और यूं वो उदास शाम एक खुशगवार हंगामे बदल गई, जहाँ मंगनी तो हो रही थी मगर दुल्हा बदल चुका था और फिजा में बोरियत की बजाय मोहब्बत और कहकों की खुशी रच बस गई थी। शादी के चंद माह फारिस के घर का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था। जहाँ पहले खामोशी का राज था, अब वहाँ हर वक्त हंगामा बरपा रहता था। सुबह का वक्त था और फारिस पूरे कमरे में यूं चक्कर लगा रहा था जैसे कोई गुमशुदा खजाना तलाश कर रहा हो। और आखिर उसने झिंझलाकर आवाज लगाई, जोया, खुदा के लिए बता दो कि मेरी कलाई की घड़ी कहाँ है। मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है और आज एक बहुत जरूरी इजलास भी है। जोया, जो पर्दे की पीछे छुपी ये तमाशा देख रही थी, बाहर निकली और बड़े इत्मीनान से बोली, घड़ी तो महफूज मकाम पर है, मगर इसे हासिल करने के लिए आपको एक छोटी सी कीमत अदा करनी होगी। फारिस ने माथे पर हाथ मारा और फिर बेबसी से बोला, बेगम, ये मेरा कमरा है, कोई बाजार नहीं है जहाँ हर चीज की कीमत लगती है। अब शराफत से घड़ी दे दो, वरना मैं दफ्तर बगैर घड़ी के भी चला जाऊंगा। जोया ने कंधे उचकाए बोली, ठीक है, चले जाए, मगर फिर वक्त का अंदाजा कैसे होगा? और अगर घर जल्दी ना आए तो मेरा नुकसान होगा। इसे सौदा कर ले, घड़ी के बदले आज रात का खाना बाहर खिलाना होगा। फारिस ने घूर कर देखा और बोला, तुम अपनी ही चीजें छुपाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? जोया मुस्कुराई और बोली, ये मोहब्बत का इंसाफ है। और वैसे भी शादी के बाद शोहर की जेब पर बीवी का ही तो हक होता है। फारिस ने हार मानते हुए हाथ उठा लिए और बोला, ठीक है बाबा, मान गया, आज रात खाना बाहर खाएंगे। अब तो बता दो घड़ी कहाँ है? जोया ने हंसते हुए अपनी मुट्ठी खोली जिसमें फारिस की घड़ी मौजूद थी और बोली, ये ले, आपकी अमानत, और याद रखिएगा, वादा खिलाफ लोगों से मुझे सख्त नफरत है। फारिस ने घड़ी देखते उसे तनबिया की, देखो जोया, अगर आज दफ्तर में तुमने मुझे कोई भी उल्टा सीधा पैगाम भेजा तो मैं घर आकर तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। जोया ने मासूमियत से पूछा, क्यों, क्या आप फिर सांप भेजने का इरादा रखते हैं? फारिस ने जल्दी से अपने कानों को हाथ लगाया, बोला, तौबा करें, उस दिन के बाद से मैंने अपनी मेज के नीचे देखना ही छोड़ दिया, कहीं सचमुच का सांप ही ना बैठा हो। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि दादी कमरे में दाखिल हुई और उनको लड़ता देखकर मुस्कुराई और बोली, क्या बात है, सुबह सुबह तुम दोनों ने मुर्गों की तरह लड़ना भी शुरू कर दिया है? फारिस ने दादी के पास जाकर शिकायत की, दादी देखें अपनी लाटी को, ये मुझे दफ्तर नहीं जाने दे रही और मेरी चीजें छुपा रही है। दादी ने जोया के सर पर प्यार से हाथ फेरा और जोया को फारिस को डांटते बोली, खबरदार,
जो मेरी बहू को कुछ कहा, घर की रौनक है। अगर ये ना हो तो तुम फिर से वही पुराने सरगन फारिस बन जाओ। जोया ने दादी के गले लगकर फारिस को चिढ़ाया, बोली, देखो, देखा दादी, जान मैं भी जानती हूँ कि मैं कितनी अहम हूँ। फारिस ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, मान गए, तुम अहम भी हो और तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और खूबसूरत मुसीबत भी हो। शाम को जब वो दोनों बाहर खाना खाने गए तो मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी हवा चल रही थी। खाने के बाद दोनों एक बाग में चहलकदमी कर रहे थे कि अचानक अचानक जोया रुक गई और फारिस की तरफ देखकर संजीदगी से बोली, फारिस, क्या आपको वो दिन याद है जब आपने मुझ पर 10 जुमले बोलने की पाबंदी लगाई थी? फारिस ने एक जोरदार कहका लगाकर बोला, हाँ याद है, और मुझे ये भी याद है कि तुमने वो 10 जुमले पहले 10 मिनट में ही पूरे कर लिए थे। जोया ने मुस्कुराकर पूछा, और अब आपको कैसा लगता है जब मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ? फारिस ने रुक कर उसकी आंखों में देखा और नहायत नरम लहजे में बोला, सच कहूँ जोया, तब मुझे तुम्हारी आवाज के बगैर ये दुनिया वीरान लगती है। पहले मैं समझता था कि सुकून खामोशी में है, मगर तुमने मुझे सिखाया कि असल सुकून अपनों की बातों और उनके कहकों में है। अब अगर तुम एक पल के लिए भी मुझे चुप हो जाओ ना, तो मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। जोया की आंखों में खुशी से नमी आ गई। उसने फारिस का हाथ थाम लिया और बोली, मुझे खुशी है कि मैंने आपकी जिंदगी के वो ग्रे रंग वाला लिबास बदल कर उसे कोसे खजा के रंगों से भर दिया है। फारिस ने शरारत से कहा, रंग तो भर दिया है, मगर मेरी जेब भी खाली कर दी है। अब चलो घर चलते हैं, वरना तुम फिर कोई नई फरमाइश कर दोगी। जोया हंस पड़ी और बोली, फिक्र न करे, अगली फरमाइश कल सुबह करूंगी। और यूं इनकी कहानी, जो कि एक टूटे हुए गुलदान और खराब लिबास से शुरू हुई थी, एक खूबसूरत मोड़ पर आकर मुकम्मल हुई। चंद लफ्जों की कोई कैद नहीं थी, और जहां हर जुमला मोहब्बत की गवाही दे रहा था। दादी ने सच कहा था कि इस घर को हमेशा खामोशी की नहीं, बल्कि एक जिंदा दिल तूफान की जरूरत थी, जो हमेशा के लिए फारिस की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था।